हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। आज हम पढ़ेंगे इंडिया में जितनी भी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ लॉन्च हुई हैं उन सब के बारे में, कुछ पिन पॉइंट्स, कुछ बहुत ही मेन चीज़ें जो कि बाकी की आप याद कर सकते हैं, बट आज हम जो पढ़ेंगे वो बिल्कुल बेसलाइन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, जो कि की कुछ उन बातों का कुछ की फीचर है उसे हम आज पढ़ेंगे। प्लस आज हम पढ़ेंगे अबाउट द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के बारे में भी, और उसके साथ हम पढ़ेंगे जो भी रिफॉर्म्स लॉन्च किए गए थे उनका क्या मतलब होता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स बिगिन द वीडियो। सो हियर वी गो। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आज मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले मीनिंग पे आ जाते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज, सॉरी फॉर दिस, नाउ आई वांट टू ऑफ दिस पर्पल पेन। ओके, industrial policy is a set of standards and measures set by the government to evaluate the progress of the manufacturing sector that ultimately enhances economic growth and development of the country. ठीक है, सबसे पहली चीज़ हम पढ़ के आ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अबाउट इंडस्ट्रियल की पॉलिसी। इंडस्ट्री के लिए अगर कोई पॉलिसी आई है उसका सीधा मतलब ये है कि वो इंडस्ट्री के बेटरमेंट के लिए लाई गई होगी। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज इंडिया में कई बार लॉन्च की गई है। होता क्या है इंडस्ट्रियल पॉलिसी? कुछ सेट होते हैं, स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं कुछ, ठीक, कुछ मेजर्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं पॉलिसीज में। कौन लेता है उन स्टेप्स को? वो स्टेप्स को लेता है हमारा गवर्नमेंट। ठीक, क्यों लेते हैं स्टेप्स? टू इवैल्यूएट द प्रोग्रेस, देखने के लिए कि हमारी कंट्री में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो हमारी कंट्री का सेकेंडरी सेक्टर है, वो कितना प्रोग्रेस कर रहा है और कितना काम कर पा रहा है। दैट अल्टीमेटली इन्हांसेस, उसे फाइनली क्या होता है उन स्टेप्स को लेने के बाद? इम्प्रूवमेंट होता है, इन्हांसमेंट होता है किस में? इकोनॉमिक ग्रोथ में एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है? इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसा सेट ऑफ प्रोविजंस होते हैं, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स होते हैं, मेजर्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट लेती है। क्यों लेती है? इवैल्यूएट करती है कि हमारी कंट्री में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसने कितना इम्प्रूव किया है, कितना प्रोग्रेस किया है, और अल्टीमेटली अब उन पॉलिसी में, उन स्टेप्स में, जो भी स्टेप्स मेंशन, उन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद अब कंट्री कितना इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाएगी या कितना डेवलपमेंट अपना कर पाएगी। ठीक, अब हम आप जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, जैसा कि हम देख सकते हैं, इज टू मेंटेन स्टीडी ग्रोथ इन द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में ग्रोथ होना ज़रूरी है। सेकेंड, अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट होना ज़रूरी है। ठीक, थर्ड इज़ टू यूटिलाइज द अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज बेटर। जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो लेबर है, फिजिकल लेबर है, मेंटल लेबर है, उसका अच्छे से यूज़ कर पाना। टू एक्सेलरेट द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री थ्रू डिफरेंट मीन्स। कंट्री में जो प्रोग्रेस हो रही है उसे एक्सेलरेट करना मतलब बढ़ाना अलग अलग तरीकों से। लास्ट वन इज़ टू मैच द लेवल ऑफ इंटरनेशनल स्टैंड। भाई इंटरनेशनली अगर हम देखें अपनी कंट्री को तो अमेरिका और चाइना के आगे, जापान के आगे हमसे बहुत पीछे। ठीक है, तो हमें उन्हें उनके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच करना, कॉम्पिटिटिव होना है, कॉम्पिटिटिव बनाना है अपने आप को। ठीक, तो ये है ऑब्जेक्टिव्स एंड मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब कब लॉन्च की गई? सबसे पहले द इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन 1948। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर 1948 में लॉन्च की गई थी तो उसका नाम था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, IPR। ठीक है, 1956 वाली क्या थी? वो भी IPR थी। तो आपको नाम के सहित ईयर याद रखने, ठीक है, क्योंकि कभी कभी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ जाते हैं कि 1948 में IPR था या इंडस्ट्रियल पॉलिसी था सिर्फ, या न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी था। तो उसमें आप कभी कंफ्यूज ना हो, इस वजह से नाम के सहित ईयर याद करिएगा। सबसे पहला ईयर जब लॉन्च की गई थी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इट वाज 1948, आज़ादी के एक साल बाद। उसमें क्या था? उसमें ये डिक्लेयर किया गया था कि हमारी जो कंट्री है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। कैपिटलिस्ट कौन सी होती है? जिसमें प्राइवेट वालों का ज़्यादा रोल होता है। सोशलिस्ट कौन सी होती है? जिसमें गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है। एंड मिक्स कौन सी होती है? दोनों वाली, दोनों का इक्वल स्टेक, या दोनों मिलकर काम करते हैं। तो 1948 में वी हैव डिसाइडेड कि वी विल बी एक्टिंग एज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। हम कैपिटलिस्ट या सोशलिस्ट की तरफ नहीं गए। सेकेंड मेन पॉइंट ऑफ दिस पॉलिसी वॉज स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री व गिवन इंपॉर्टेंस, क्योंकि हमारी कंट्री की हालत ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत ख़राब थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 साल थी जब अंग्रेज़ छोड़ के गए थे। तो आप सोचिए कि
स्मॉल स्केल एंड कॉटेज स्केल इंडस्ट्रीज का क्या हाल हुआ होगा। बहुत ही बेकार कंडीशन थी, पॉवर्टी इतनी ज़्यादा एक्यूट पॉवर्टी थी कि पूछिए ही मत। तो इस तरीके की कंडीशन थी, तो इस वजह से हमने किसके ऊपर फोकस किया एट दैट टाइम, वी आर फोकस्ड ऑन स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री कि इन्हें बढ़ावा दो, क्योंकि ये थोड़े से पुअर लोग होते हैं एंड ये आगे बढ़ेंगे। थर्ड पिन पॉइंट ऑफ दिस पॉलिसी वॉज कि गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमें पढ़ा है कि यार हम आज़ाद हुए 1 साल पहले, तो फिर से कहीं कोई ऐसी कंपनी ना आ जाए, कोई हमारी किसी कंपनी में FDI करके हमें फिर से अपना गुलाम ना बना ले। तो हमारे अंदर एक हल्का सा खौफ भी था। तो उस खौफ की वजह से भी गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना थोड़ा सा फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि नहीं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल नहीं होगी। देन इट वाज इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। 56 में फिर से आया, जिसे कहते हैं IPR 56। इस पॉलिसी में क्या था, दिस पॉलिसी लेड डाउन द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, सबसे बेसिक चीज़ें अब इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बताई गई थी, जो उससे पहले वाली में नहीं थी। इस वजह से इसे कहा जाता है इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे की चीज़ें बताई गई थी, की फीचर्स बताए गए थे जो इससे पहले वाली पॉलिसी में नहीं थे। जैसे कि इस रिजोल्यूशन ने हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। शेड्यूल ए में कौन कौन से कंपनीज आती थी, शेड्यूल ए में आती थी पब्लिक सेक्टर, ठीक है, थॉरली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, 17 इंडस्ट्रीज थी उसमें। शेड्यूल बी में डाला गया था मिक्स्ड, जो कि प्राइवेट भी थे एंड पब्लिक भी थे, दोनों का मिक्सचर, 12 थी उस वक्त। शेड्यूल सी में डाली गई थी ओनली प्राइवेट इंडस्ट्रीज। ठीक, तो इस पर्टिकुलर पॉलिसी में 1956 वाली पॉलिसी में जो इंडस्ट्रियल है उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। दे वर डिवाइडेड इनटू 3 शेड्यूल्स, ABC। ए में सिर्फ गवर्नमेंट, सी में सिर्फ प्राइवेट एंड बी में दोनों का मिक्सचर। देन इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1977। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये याद रखिएगा कहाँ स्टेटमेंट है एंड कहाँ पॉलिसी है। तो 1977 में किसके ऊपर फोकस किया गया था, दिस पॉलिसी मेजरली फोकसेस ऑन डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, हर चीज़ सेंटर के हाथ में, हर चीज़ सेंटर से पूछ के करो, सेंट्रलाइजेशन रहेगा, हर चीज़ में सेंटर की मर्जी रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। थोड़ी सी लिबरलाइज की गई थी चीज़ें, थोड़ी सी पावर शेयर करी गई थी स्टेट्स को, तो उस वजह से इस पॉलिसी में लिबरलाइजेशन वॉज फोकस्ड। सेकेंड थिंग, इट हैड गिवन द प्रायोरिटी टू स्मॉल सेक्टर। स्मॉल सेक्टर के ऊपर मेजर फोकस किया गया था, क्योंकि वो बेचारे थोड़े से और भी ज़्यादा बुरी कंडीशन में थे, तो उस वजह से उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस किया गया था। एक नई यूनिट क्रिएट की गई थी, टाइनी यूनिट। ठीक है, टाइनी यूनिट क्रिएट की गई थी, जो और भी छोटी, स्मॉल से भी जो छोटी होती है उसे टाइनी कहते हैं। तो वो टाइनी यूनिट अगर कोई है जो स्मॉल इंडस्ट्री से छोटी है तो उसे हम टाइनी कहेंगे, स्मॉल से भी और भी पीछे से और भी ज़्यादा छोटी है। Then this policy imposed restrictions on multinational companies. Again, आप फॉरेन ट्रेड को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दे रहे हो, यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दी गई MNCs के ऊपर। मल्टीनेशनल कंपनीज, वो कंपनीज जो बाहर सेटअप की गई और इंडिया में आके बिजनेस करती हैं, उनके ऊपर क्या किया गया, बड़े सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। देन कम्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ 1980। ठीक है, 1980 में क्या हुआ, पहला इसका की फीचर क्या था इस पॉलिसी का, दिस पॉलिसी एड्रेस्ड द नीड ऑफ प्रमोटिंग कंपटीशन इन द डोमेस्टिक मार्केट, मॉडर्नाइजेशन, सेलेक्टिव लिबरलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। इस पॉलिसी में किस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया था कि डोमेस्टिक मार्केट में कंपटीशन बढ़े, ठीक है, मॉडर्नाइज हो हम, एंड लिबरलाइजेशन हो, मतलब कि हमें थोड़ी सी आज़ादी मिले। अगर आप चैनल पे नए हैं तो उससे पहले वीडियो जो मैंने पोस्ट किया था, इट वाज ऑन द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा, उसमें मैंने LPG को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो लिबरलाइजेशन मिले, सेलेक्टिव एंड टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन। हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे बड़ी पुरानी थी, तो हमारी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी लेटेस्ट होनी चाहिए, थोड़ी अपग्रेडेड होनी चाहिए। नेक्स्ट की पॉइंट वॉज, ड्यू टू दिस पॉलिसी, इस पर्टिकुलर 1980 वाली पॉलिसी की वजह से MRTP एक्ट, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट वाज लॉन्च्ड, एंड फेरा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशन, sorry, that is FEMA, Foreign Exchange Regulation Act was introduced in 1973. But now FERA has been, अभी जो FERA है 1973 में लॉन्च तो किया गया था, ठीक है, इस पॉलिसी के अंडर, बट नाउ इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय FEMA। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू ये चीज़ जो है FERA रिप्लेस हो चुका है, FERA की जगह FEMA आ चुका है।
फिर ऑब्जेक्टिव क्या था? द ऑब्जेक्टिव वाज टू लिबरलाइज द इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, हम अपनी इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो हमने इतने रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, इतनी बंदिशें लगा रखी हैं, उन बंदिशों को थोड़ा सा कम करेंगे और इंडस्ट्रीज को थोड़ी सी आज़ादी देंगे जिससे कि वो अपने हिसाब से प्रोडक्टिविटी और कंपिटिटिवनेस की तरफ काम कर सके। लास्ट वन इज द पॉलिसी लेड द फाउंडेशन ऑफ एन इंक्रीजिंगली कॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट बेस्ड एंड फॉर एनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन हाईटेक एरियाज। अच्छा, इसमें ये भी फोकस किया गया था कि ऐसा करेंगे, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट सामान बनाएंगे, थोड़ा सा ऐसा सामान बनाएंगे कि हमारा जो सामान है वो फॉरेन मार्केट में कंपटीशन में एटलीस्ट खड़ा तो हो पाए। ठीक है, और इनकरेज किया किसको? फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। बाहर से अगर कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है किसी देश से तो उसे इनकरेज किया। कहाँ पे इंडस्ट्री मतलब कहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकती है? टेक्नोलॉजिकल एरियाज में। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट IPS 1980. Then comes the most awaited new industrial policy of 1991, जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये थे द फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन हैं, और उन्होंने, उनकी वजह से ये पॉलिसीज आई और जिन्होंने एक इंडिया को एक टर्निंग पॉइंट दिया, एक ऐसा मोड़ दिया जिस वजह से हमारे जितनी भी दिक्कतें थी उस सारी दिक्कतों से हमें छुटकारा मिल गया। आई हैव मेड अ डिटेल्ड वीडियो, काइंडली प्लीज वॉच, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 आई। ठीक है, अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? वॉज ऑफ प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू मार्केट फोर्सेज एंड टू इंक्रीज एफिशिएंसी। सबसे पहली चीज, सबसे बड़ी चीज जो 3 चीजें लॉन्च की गई थी वो था LPG। L फॉर लिबरलाइजेशन, मतलब गवर्नमेंट का जितना भी कंट्रोल है उसे कम करना है। P फॉर प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर को चीज़ें बेचनी है या प्राइवेट को इनकरेज करना है, आखिर अपना रोल निभाए। एंड G फॉर ग्लोबलाइजेशन, मतलब इंडियन इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड के साथ, दुनिया की बाकी इकोनॉमीज के साथ इंटीग्रेट करना है जिससे कि वो ट्रेड करे और एक क्लोज्ड इकोनॉमी बन के ना रह जाए, एक ओपन इकोनॉमी बने। देन कम्स कुछ फीचर्स हैं जो कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के थे। सबसे पहला वाला फीचर है इज डी रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो भी सेक्टर्स थे, 1991 पॉलिसी की बात कर रही हूँ, जो भी सेक्टर्स थे पहले पब्लिक सेक्टर, उन्हें थोड़ा सा रिड्यूस किया गया, कुछ कुछ सेक्टर्स बेचे गए प्राइवेट को। ठीक है, लेकिन कौन कौन से सेक्टर्स नहीं बेचे गए? जैसे कि आर्म एंड एम्यूनेशन, हथियार वाली चीज़ें, जो हथियार होते हैं वो चीज़ें नहीं बेची गई, वो वाले यूनिट्स नहीं बेचे गए। एटॉमिक एनर्जी वाले यूनिट्स नहीं बेचे गए, मिनरल ऑयल्स नहीं बेचा गया, रेलवेज अभी भी गवर्नमेंट का है, वो तब भी नहीं बेचा गया था, एंड माइनिंग, ये भी इन सेक्टर्स को नहीं बेचा गया, इन 5 सेक्टर्स को। उसके अलावा जितने सेक्टर्स थे पब्लिक के, उनमें थोड़ा सा प्राइवेट को इन्वॉल्वमेंट करने को का मौका मिला एंड गवर्नमेंट ने थोड़ा सा अपने आप को पीछे किया। देन कम्स सेकेंड फीचर इज डी लाइसेंसिंग। गवर्नमेंट ने बड़े सारे लाइसेंस लगा रखे थे कि ये भी करना है तो लाइसेंस, वो करना है तो लाइसेंस, फलानी चीज़ में है तो लाइसेंस। इस पॉलिसी के थ्रू, 1991 पॉलिसी के थ्रू डी लाइसेंसिंग करी गई, मतलब कि लाइसेंस वाला को थोड़ा सा लिबरलाइज किया गया कि अच्छा ठीक है लाइसेंस मत दो, लेकिन कुछ चीज़ें थी, कुछ इंडस्ट्रीज थी जहाँ पर आपको लाइसेंस अभी भी ज़रूरी था। लाइक इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस है, डिफेंस इक्विपमेंट है अगर, तो उसमें चाहिए। स्पेसिफाइड हजार्डस केमिकल्स अगर बना रहे हो तो लाइसेंस होना ज़रूरी है। एक्सप्लोजिव बना रहे हो देन लाइसेंस इज रिक्वायर्ड। सिगार, सिगरेट्स ऑफ टोबैको एंड मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्स्टिट्यूट्स अगर बनाते हैं तब भी लाइसेंस कंपलसरी है। ठीक है, आज भी कंपलसरी इन सब चीज़ों के ऊपर दो। देन इट वाज डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, तीसरा फीचर है। गवर्नमेंट का जो पब्लिक सेक्टर में जो स्टेक था, गवर्नमेंट, क्योंकि पब्लिक सेक्टर तो वही होते हैं ना जिसमें गवर्नमेंट का रोल होता है, जो गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं, बट क्योंकि हम न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या था कि गवर्नमेंट ने थोड़ा सा अपने आप को पीछे किया, थोड़ा कम किया अपना कंट्रोल, एंड प्राइवेट वालों को थोड़ा मौका दिया गया कि आप लोग आइए और चीज़ों को ओन करिए, खरीदिए। और गवर्नमेंट ने अपने स्टेक को रिड्यूस किया। गवर्नमेंट जब पीछे से हटी तो जो प्राइवेट है उन्होंने अपनी इफिशिएंसी दिखाई, अपनी कंपेटिटिवनेस दिखाई और थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म लेकर आए सेक्टर्स में। लास्ट वन इज लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पहले मना थी कि नहीं नहीं बिल्कुल फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, FDI नहीं होगा, बट इस पॉलिसी के थ्रू, 1991 पॉलिसी के थ्रू फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी जिसने क्या किया था, फॉरेन कंपनीज को अलाउ किया था कि ठीक है आप मेजॉरिटी स्टेक लगा सकते हैं इंडिया में।
ठीक है, मेजॉरिटी मतलब 50 से ज़्यादा, टू 51 कर सकते हैं, ठीक है। अगर 100 है तो 51 का अगर कोई ओनर है तो ऑब्वियसली वो ओनर माना जाएगा, बट पहले अलाउ नहीं था, नहीं आप मेजॉरिटी स्टेक नहीं ले सकते। बट इट वॉज दिस पॉलिसी, इट वॉज द पॉलिसी ऑफ 1991, जिसने बोला था अच्छा ठीक है मेजॉरिटी स्टेक ले सकते हो, अप टू 51 आप FDI कर सकते हो इन 47 हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री, ठीक है। हाई प्रायोरिटी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री होती है, उन 47 इंडस्ट्रीज में क्या किया गया, अलाउ कर दिया गया FDI। कितना अलाउ किया गया FDI? अप टू 51%, मतलब कि मेजॉरिटी स्टेक। फॉर एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेज, एक्सपोर्ट वाला अगर कोई काम कर रहे हो तो FDI अप टू 74% वॉज अलाउड, ठीक है। 74% तक का आपका FDI अलाउ किया गया था। ओके, देन कम्स, ऑलराइट, वी आर ऑन द लास्ट स्लाइड। सो आई होप आप सबको आज की इंडस्ट्रियल पॉलिसी समझ में आ गई होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ना, ये आपके UPSC एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। कंपिटिटिव एग्जाम में अगर आप बैठना चाहते हैं, UP PCS हो, किसी भी स्टेट का PCS हो, कोई भी एग्जाम हो, रेलवे हो, SSC हो, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी एक ऐसा टॉपिक है जो आजकल हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स है बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने कंट्री को एक अलग ही पहचान दे दी। कंट्री की जो डूबती हुई कंडीशन थी उससे बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। सो दिस इज ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट। प्लीज़ स्किप मत करिएगा, जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मैंने शेयर किया अबाउट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ज़रूर देखिएगा फॉर द कंप्लीट एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वीडियो एंड द टॉपिक। So thank you so much everyone for watching the video. May God bless you and please share your reviews in the comment box कि आपको वीडियो समझ में आया कि नहीं. Thank you once again and may God bless you.